पापा। एक बहुत जोरदार थप्पड़ काले चेहरे पर जोरदार पड़ा, जिससे उसकी बात बीच में ही रुक गई। शक्तिशाली बल ने उसे सीधे दूर फेंक दिया और 1 दर्जन से अधिक लंबे दांत जमीन पर लुढ़क गए। माफ करना, मेरे हाथ खुजली कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने काले चेहरे वाले उस आदमी की ओर देखा जो थप्पड़ से अंधा हो गया था और उसने माफी मांगी और विनम्रता से कहा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसे कॉम्बैट स्किल्स पैवेलियन के हर कोने में सुना जा सकता था। जो लोग जल्दी जल्दी युद्ध कौशल देख रहे थे, उन्होंने अपने कौशल नीचे रख दिए और आश्चर्य से इधर देखने लगे। युद्ध कौशल मंडप में इतना असभ्य कौन है? अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी और काले कपड़े पहने एक आदमी कॉम्बैट स्किल्स पैवेलियन में प्रकट हुआ, जो सख्त चेहरे से सिद्धार्थ और काले चेहरे वाले आदमी को देख रहा था। जैसे ही वह आदमी प्रकट हुआ, उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा बढ़ गई, जैसे कोई पहाड़ लोगों पर दबाव डाल रहा हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। सिद्धार्थ अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। रक्त जमावट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्त जमावट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी यहाँ छिपा हुआ था, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह लड़ाकू कौशल मंडप का एक महत्वपूर्ण स्थान है और मुझे राहत महसूस होती है कि एक मजबूत आदमी इसकी रखवाली कर रहा है। युद्ध कौशल मंडप हथियारों के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। यदि आप यहाँ लड़ेंगे तो आपको एकांत कारावास में डाल दिया जाएगा। यह नियम सभी जानते हैं। बताओ क्या हो रहा है? रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ गुस्से से चिल्लाया। आपको इस बारे में उससे पूछना होगा। सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। उसने अपने हाथ थोड़े फैलाए और मासूमियत से कहा। काले चेहरे वाला आदमी गुस्से में था। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से थप्पड़ मारा गया था, फिर भी वह मुझसे क्यों पूछ रहा था? सर, इस समय झो याओयांग, जो दूरी में छिपा हुआ था, जल्दी से आया और रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ से कहा, यह इस तरह है। वांग मांग के चेहरे पर अचानक खुजली महसूस हुई और उसने खुद को थप्पड़ मारा। यह कोई लड़ाई नहीं थी। कृपया समझें, सर। वांग मांग नाम का काले चेहरे वाला आदमी आश्चर्यचकित था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने दूर से ली हाओ को हताश होकर उसे आंख मारते हुए देखा तो उसने अपने शब्द निगल लिए। आप मार्क्विस मनहुआंग के बेटे हैं, है ना? आदमी ने झो याओयांग को देखा और कहा। यह सही है, झो याओयांग ने जल्दी से कहा। उस आदमी ने सिर हिलाया, जमीन पर लेटे वांग मांग की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा चेहरा खुजला रहा है तो बस उसे खुजला लो। तुम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हो कि तुम्हारे दांतों में खुजली हो रही है। मैं ऐसी चीज दूसरी बार नहीं देखना चाहता। जो कचरा तुम पीछे छोड़ गए हो उसे साफ कर दो। जब वह व्यक्ति अपनी बात समाप्त कर चुका तो वह मुड़कर चला गया, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झो याओयांग वास्तव में सिद्धार्थ की मदद करेगा। अरे, क्या तुमने सुना? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम कहीं भी पेशाब और शौच क्यों कर रहे हो? जो मल तुमने छोड़ा है उसे साफ करो। सिद्धार्थ हंस पड़ा, मानो उसे इस दृश्य की उम्मीद थी। वह पलटा और चला गया तथा इत्मीनान से अपने युद्ध कौशल का चयन करता रहा। धत तेरी की। सिद्धार्थ के घमंडी व्यक्तित्व को देखकर वांग मांग की आंखें इतनी गुस्से से भरी थीं कि मानो उनमें से आग निकल रही हो। यह थप्पड़ बहुत अपमानजनक था। वांग मांग, धैर्य रखो। अगर तुम सिद्धार्थ पर तुम्हें पीटने का आरोप लगाओगे तो सिद्धार्थ को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और 1 महीने बाद वह सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें अपना गुस्सा निगलना होगा। कल ली हाओ तुम्हें उससे बदला लेने में मदद करेगा, इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, झो याओयांग ने कहा। वांग मांग ने सिर हिलाया। वह ली हाओ और सिद्धार्थ के बीच निर्णायक लड़ाई के बारे में जानता था, लेकिन वह सिद्धार्थ को धमकाने का आदी था और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने इसे केवल मनोरंजन के लिए खेला। परिणामस्वरूप आज वह नियंत्रण से बाहर हो गया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा गया। उसके पास शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह एक विशिष्ट व्यक्ति था जिसे अपना गुस्सा निगलना पड़ता था। कई लोगों ने जल्दी से जमीन पर बिखरे हुए दांत उठाए और खून को पोंछा। झो याओयांग ने अचानक कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उसने तुम्हारे इतने सारे दांत क्यों निकाले? अन्य लोग भी बहुत उलझन में थे। तार्किक रूप से कहें तो केवल अत्यधिक ताकत ही ऐसे मजबूत दांतों को तोड़ सकती है। कौन जानता है? यह सचमुच अजीब है। वांग मांग भी उदास दिख रहे थे। वह यह नहीं जानता था कि सिद्धार्थ कीमिया की कला में निपुण था और मानव शरीर की संरचना को बहुत अच्छी तरह से जानता था।
अभी अभी मारा गया थप्पड़ इतनी जोर से मारा गया था कि उसके मसूड़े ढीले हो गए और आधे दांत उखड़ गए। लोंग चेन का कदम बहुत क्रूर था। दांतों को पुनः विकसित करना कठिन होता है, जबकि अन्य चोटों का उपचार दवा से किया जा सकता है। अब से वांग मांग अपने दांतों के केवल एक तरफ से ही खाना खा सकेगा। वांग मांग के पिछले अनुभव से सीखने के बाद हर कोई बहुत अधिक आज्ञाकारी बन गया और किसी ने भी सिद्धार्थ को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ आजाद होकर बहुत खुश था और उसने यहाँ क्लासिक्स को ध्यान से देखा। यहाँ के युद्ध कौशल और तकनीकें केवल यहीं पढ़ी जा सकती थीं। उनसे कुछ नहीं छीना जा सकता था। न्यू न्यू जिन युद्ध कौशल की एक पुस्तक है। इस दुनिया में सभी युद्ध कौशल 3 स्तरों में विभाजित हैं: स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य। यहाँ प्रदर्शित सभी कौशल और युद्ध कौशल निम्नस्तरीय मानवस्तरीय युद्ध कौशल हैं, जो सबसे निम्न दर वाले युद्ध कौशल हैं। हालांकि सबसे कम दर वाला युद्ध कौशल होने के बावजूद यह अभी भी अत्यंत मूल्यवान है। यहाँ तक कि जब किसी कुलीन राजकुमार का सामना करना पड़ता है तो उस पर नजर रखने के लिए रक्त जमावट क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की जरूरत होती है। इससे पता चलता है कि फेंगमिन साम्राज्य युद्ध कौशल को कितना महत्व देता है। हालांकि यह एक निम्नस्तरीय युद्ध कौशल है, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग सरल, स्पष्ट, प्रत्यक्ष और प्रभावी है। यह बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में युद्ध कौशल को पढ़ना समाप्त किया और सिर हिलाया। यह युद्ध कौशल उसके लिए बहुत उपयुक्त है, खासकर उसके लिए जो पूरे शरीर के मेरिडियन को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वह इसमें जल्दी से महारत हासिल कर सकता है। उसने उसे पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब चूंकि उनकी आत्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, इससे उनकी स्मरण शक्ति में बहुत सुधार हुआ, लगभग फोटोग्राफिक स्मरण शक्ति की तरह। बुल फोर्स को अच्छी तरह से याद करने और उसे वापस उसके मूल स्थान पर रखने के बाद सिद्धार्थ ने एक और सहायक युद्ध कौशल देखा, विंड चेजिंग स्टेप। विंड चेजिंग स्टेप एक प्रकार का फुटवर्क है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को विशेष मेरिडियन के साथ निर्देशित करता है और इसे पैरों पर केंद्रित करता है। इससे व्यक्ति की गति और विस्फोटक शक्ति बढ़ सकती है और यह लंबी दूरी की दौड़ या छोटी दूरी की चकमा देने के लिए बहुत प्रभावी है। बहुत अच्छा, एक और व्यावहारिक बात। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया और जल्दी से आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह मार्ग और उसमें वर्णित विशिष्ट सक्रियण विधियों को याद कर लिया। समय समाप्त हो गया है। सभी राजकुमारों, अपने हाथों में गुप्त पुस्तकें रख दो। जो कोई भी इसे गुप्त रूप से छिपाने की हिम्मत करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। इस समय रक्त जमावट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी दिखाई दिया और उसकी ठंडी आवाज हर किसी के कानों तक पहुंच गई। सभी ने जल्दी से अपने हाथों में रखी गुप्त पुस्तकें नीचे रख दी। कुछ लोगों ने सिर हिलाकर टालमटोल की मुद्रा अपनाई। फेंगमिन साम्राज्य में युद्ध कौशल का प्रबंधन बहुत सख्त था और उन्हें अध्ययन के लिए यहाँ आने के लिए महीने में केवल आधा दिन ही मिलता था। कई लोगों को युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए कई महीने बिताने पड़ते हैं, लेकिन हालांकि वे असंतुष्ट हैं, फिर भी कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। सिद्धार्थ थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा। हालांकि अगर दूसरों को पता चले कि उन्होंने 2 घंटे से कुछ अधिक समय में युद्ध कौशल की 2 पुस्तकें याद कर ली हैं, तो वे शायद चौंक जाएंगे। युद्ध कौशल के कई अभिलेख अस्पष्ट और समझने में कठिन हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक शक्ति के संचलन और शिरोबिंदुओं के माध्यम से क्यूई के प्रवाह से संबंधित कुछ शब्द जो लोगों को आसानी से भ्रमित कर सकते हैं। उन्हें सत्यापित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित करते समय उनका अध्ययन करना आवश्यक है। इंपीरियल अकादमी छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने फैटी यू और अन्य लोगों का अभिवादन किया और फिर शीफेंग के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। शीफेंग पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावना को दबा दिया। हालांकि वह अपनी आंखों में सदमे को छिपा नहीं सका। घर लौटने के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि जो घर पहले टूट गया था उसे साफ कर दिया गया था, लेकिन अब वह रहने लायक नहीं था। सौभाग्यवश उस घर में कई घर थे, इसलिए उसके लिए एक कमरा खाली हो गया। वह सबसे पहले अपनी मां के कमरे में गई और उनका अभिवादन किया। पिछले कुछ दिनों में घटित घटनाओं की श्रृंखला ने श्रीमती लॉन्ग को बेचैन कर दिया था। जब से सिद्धार्थ जागा था, वह पूरी तरह से बदल गया था, जिससे उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। सौभाग्य से सिद्धार्थ ने अब खुद को समायोजित कर लिया है और अपनी मां से कुछ देर बात की है, जिससे उसकी मां को काफी सहजता महसूस हुई। हालांकि उन्होंने ली हाओ के साथ जीवन मृत्यु के द्वंद्व के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी मां के घर से लौटने के बाद सिद्धार्थ अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया और सीधे दूसरी फेंगफू गोली ले ली। दूसरी फेंगफू गोली के शोधन के साथ सिद्धार्थ के पैरों के नीचे का फेंगफू सितारा थोड़ा मजबूत हो गया।
जैसे जैसे फेंगफू स्टार मजबूत होता जाता है, इसमें अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है, बिल्कुल डेंटियन की तरह। हालांकि यह फेंगफू स्टार वर्तमान में केवल एक प्रोटोटाइप है। यदि इसे पूर्ण रूप से बनना है तो इसे भरने के लिए अनगिनत फेंगफू गोलियों की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि जब सिद्धार्थ को 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट की साधना विधि के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गया। सैकड़ों हजारों स्वर्ण सिक्कों के बराबर की 2 फेंगफू गोलियां लेने के बाद भी फेंगफू स्टार अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। यह अभी भी अज्ञात है कि यह निर्माण, अभिसरण और तारे में परिवर्तन की 3 वास्तविक अवस्थाओं से कितना दूर है। तारा परिवर्तन के 9 पौराणिक परिवर्तन क्या हैं, यह अभी भी अज्ञात है। यह फेंगफू स्टार वास्तव में एक अथाह गड्ढा है। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट ही उसका एकमात्र रास्ता था, अन्यथा वह केवल एक औसत दर्जे का जीवन जिएगा या यहां तक कि एक औसत दर्जे का जीवन प्राप्त करने में भी असफल रहेगा और केवल दूसरों की दया पर निर्भर एक मछली बन जाएगा। फेंगफू गोली को परिष्कृत करने में 2 घंटे लगे। फेंगफू स्टार का भ्रूण रूप थोड़ा बड़ा हो गया और उसमें प्रसारित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ गई। आधी रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और लकड़ी के शेड के पास आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बुल फोर्स को प्रसारित किया। सिद्धार्थ, जो अपनी मेरिडियन को अपने हाथ की तरह अच्छी तरह से जानता था, वह बिना किसी दबाव के एक बार में ही निम्न श्रेणी के मानव स्तर के युद्ध कौशल सीख सकता था। मैं एक पत्थर की चक्की के पास गया, जो चावल को पीसने और भूसी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। इसका वजन 1000 पाउंड से अधिक है। उसने दोनों हाथों से चक्की का पाट पकड़ लिया और अपनी भुजाओं से बल लगाया। उठना। प्रतिक्रिया स्वरूप विशाल पत्थर की चक्की ऊपर उठ खड़ी हुई। सिद्धार्थ ने ध्यान से इसे महसूस किया और महसूस किया कि उसके पास कुछ अतिरिक्त ताकत होनी चाहिए। उनकी वर्तमान ताकत लगभग 1500 किलोग्राम होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि झो याओयान से हारने से पहले उसकी ताकत केवल 150 किलोग्राम थी, लेकिन अब यह 10 गुना बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। चलिए किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते। मेरी मौजूदा ताकत के आधार पर मैं क्यूई गैदरिंग के 5वें स्तर के लोगों के लगभग बराबर हूं। सिद्धार्थ खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका। साथ ही वह 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट का और भी अधिक इंतजार कर रहे थे। उन्होंने केवल एक प्रोटोटाइप तैयार किया था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ था। वह सोच रहा था कि विंड मैंशन स्टार को वास्तव में संघनित करने के बाद वह किस स्तर तक पहुंच जाएगा। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद भी वह अपने दिल की खुजली को दबा नहीं सका। वह अपनी कमर नीचे करके घोड़े पर बैठ गया। उसकी सांसें धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे बढ़ने लगीं और एक जलती हुई शक्ति ने मेरिडियन पर दबाव डाला और धीरे धीरे उसकी मुट्ठियों में बहने लगी। बुलफिस्ट। बैंग। सिद्धार्थ ने अपने सामने पत्थर की चक्की पर मुक्का मारा। जोरदार धमाके के साथ विशाल पत्थर की चक्की उड़ गई और सामने की दीवार से जोर से टकराई, जिससे पूरी दीवार ढह गई। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कितनी प्रबल शक्ति है! मूलतः वह सिर्फ बिजली का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इससे इतना बड़ा शोर होगा। जब उसने बाहर देखा तो पाया कि हवेली में कई लाइटें जल रही थीं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके कृत्य से सभी लोग घबरा गए हैं, इसलिए वह जल्दी से पलटा और अपने कमरे में वापस चला गया, जहां वह सो गया। लेकिन मेरे दिल में इतनी उत्तेजना थी कि मैं खुशी से नाचने लगा। 9 सितारा शारीरिक प्रभुत्व कला, आपके पास मार्शल आर्ट का कौन सा स्तर है? यदि सभी 9 तारे एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो यह कितना शक्तिशाली होगा। उस रात सिद्धार्थ इतना उत्साहित था कि वह काफी देर तक सो नहीं सका। अगले दिन जब सूरज ने कमरे में सूरज की पहली किरण भेजी तो सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हे, तुम मेरे शरीर के अंग चाहते हो? यह एक महान आदर्श है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसे साकार नहीं कर सकते। उठने और स्नान करने के बाद भी वह नौकरों को कल रात लकड़ी के शेड में हुई अजीब बातों के बारे में बात करते हुए सुन सकता था। उगते सूरज का सामना करते हुए सिद्धार्थ अपने मन में एक वाक्य सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आज एक अच्छा दिन है, जो कुछ भी मैं चाहता हूं वह सच हो सकता है। शाही राजधानी के बाहर निर्णायक युद्ध मंच के सामने काफी लोग एकत्र हुए हैं। कुछ बेकार लोग जो अक्सर मौजमस्ती देखने आते हैं के अलावा शाही राजधानी के कई राजकुमार भी वहां आते हैं। आज सिद्धार्थ और ली हाओ के बीच जीवन मरण के द्वंद्व का दिन है। यद्यपि यहाँ सप्ताह के दिनों में लगातार द्वंद्व युद्ध होते रहते हैं, लेकिन जीवन मरण के द्वंद्व बहुत अधिक नहीं होते। इससे भी अधिक यह 2 राजकुमारों के बीच जीवन मरण का द्वंद्व था।
यद्यपि उनकी खेती बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थी, फिर भी इसे देखने के लिए असंख्य लोग आकर्षित हुए। संपूर्ण शाही राजधानी में सबसे प्रसिद्ध जुआघर यूलान जुआघर ने सभी जुआरियों के लिए एक बाधा भी निर्धारित कर दी थी। यदि ये हाउ जीतता है तो यह 2 से 1 होगा, और यदि लोंगचेन जीतता है तो यह 10 से 1 होगा। क्योंकि यह जीवन मरण की लड़ाई है, इसलिए धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं होगी, विशेषकर 2 कुलीन राजकुमारों के बीच। 2 राजकुमारों के जीवन और मृत्यु पर पैसे का दाव लगाना बहुत रोमांचक है। एक पल के लिए जो लोग जुआरी नहीं थे वे भी दाव लगाने लगे, लेकिन उनमें से अधिकतर ली हाओ की जीत पर दाव लगा रहे थे। हालांकि पिछली बार सिद्धार्थ ने ली हाओ को हराया था, लेकिन उस समय ली हाओ पूरी तरह से तैयार नहीं थे और सिद्धार्थ ने उनका फायदा उठाया। कोई चमत्कार लगातार 2 बार नहीं घटित होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोमांच पसंद करते हैं, जोखिम उठाते हैं और बड़े निवेश से छोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, इसलिए वे सिद्धार्थ के जीतने पर दाव लगाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। सट्टेबाजी का क्षेत्र अखाड़े से ज्यादा दूर नहीं था और वह ली हाओ की जीत पर दाव लगाने वाले लोगों से भरा हुआ था, लेकिन लोंगचेन की जीत पर दाव लगाने वाला क्षेत्र सुनसान था। लोंगचेन की जीत पर 3 लाख सोने के सिक्के दाव पर लगाओ। अचानक एक लंबा आदमी पंजीकरण के प्रभारी व्यक्ति के सामने आया और एक क्रिस्टल कार्ड फेंक दिया। क्या? वह आदमी हैरान रह गया। सुबह का लगभग आधा समय बीत चुका था और उसे कुल मिलाकर केवल 10,000 से अधिक स्वर्ण सिक्के ही प्राप्त हुए थे। उसे तो लगभग ऐसा लगा कि उसने गलत सुना है। वह लंबा आदमी कोई और नहीं बल्कि शी फेंग था। सिद्धार्थ ने उसे सभी सोने के सिक्के खुद पर रखने का काम सौंपा था। सिद्धार्थ को उम्मीद थी कि उनकी पहचान के कारण उनके और ली हाओ के बीच जीवन मरण की लड़ाई निश्चित रूप से शुरू होगी और यूलान कैसीनो की ताकत के साथ खेल निश्चित रूप से शुरू होगा। इस तरह की जीवन मरण की लड़ाई के लिए यूलान कैसीनो को यह करना ही पड़ता है, भले ही उसे पता हो कि इससे उसे पैसे का नुकसान होगा, अन्यथा वह भारी मात्रा में लोकप्रियता खो देगा। जिस स्थान पर वे सबसे अधिक पैसा कमाते हैं वह उनका अपना आंतरिक जुआ है और उन्हें इस तरह के बाहरी जुए में भी भाग लेना चाहिए, अन्यथा यह जुआरियों में असंतोष का कारण बनेगा। हालांकि यूलान कैसीनो समृद्ध है और प्रचार पाने के लिए पैसे गंवाने पर भी वह इसमें खेल सकता है, इसलिए सिद्धार्थ ने इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। मूल दाव को बाहर की ओर वर्तमान दाव में बदल दिया गया। एक 1 से 1 है, दूसरा 1 से 10 है। जब तक सिद्धार्थ मूर्ख नहीं है उसे पता होगा कि क्या करना है। फैटी और अन्य लोगों की मदद से उन्होंने कल 2 लाख से अधिक स्वर्ण सिक्के एकत्र किए। सोने के सिक्के शी फेंग को सौंपने के बाद शी फेंग ने देखा कि सिद्धार्थ इतना आश्वस्त था, इसलिए उसने अपने दांत पीसकर सोने के सिक्कों को 3 लाख तक बढ़ा दिया। शी फेंग का परिवार अमीर नहीं है, क्योंकि शी परिवार के सदस्य सीधे सादे गुस्सैल स्वभाव के हैं और व्यापार में अच्छे नहीं हैं। वास्तव में वे फैटी यू और अन्य लोगों की तरह अमीर नहीं हैं। धन जुटाने के लिए उसने अपने हथियार और कवच गिरवी रख दिए और इतना धन इकट्ठा कर लिया कि वह सिद्धार्थ के साथ कुछ मौजमस्ती कर सके। उस व्यक्ति से रसीद प्राप्त करने के बाद शी फेंग का दिल कुछ देर के लिए बेतहाशा धड़कने लगा। भाई आप शांत रहें, मैंने अपना सारा सामान बाहर निकाल लिया है। जब दोपहर होने को थी ली हाओ पहले ही आ चुका था। वह 10 फुट ऊंचे मंच पर कूद पड़े, जिससे तुरंत जयकारे गूंज उठे। हालांकि ये आवाजें उसके शरीर के आकार के कारण नहीं बल्कि इसलिए उठी थीं क्योंकि निर्णायक युद्ध की प्रस्तावना शुरू होने वाली थी और अच्छा प्रदर्शन अंततः शुरू होने वाला था। आज ली हाओ ने चुस्त कपड़े पहने थे, उसका पूरा शरीर साफ और स्वच्छ था जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। सिद्धार्थ, तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसके लिए मैं तुम्हें 10 गुना लौटाऊंगा। हालांकि ली हाओ के मंच पर आने के बाद लंबे समय तक इंतजार करने के बाद सिद्धार्थ दिखाई नहीं दिया। लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आने की हिम्मत नहीं की? जब हर कोई सोच रहा था तो रिंग की रखवाली कर रहे बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, आपने जो द्वंद्वयुद्ध लड़ने का फैसला किया है वह दोपहर 3 बजे है। आप आधे घंटे पहले आ गए हैं। आप मंच पर प्रतीक्षा करना चुन सकते हैं या नीचे प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर सभी ने हूटिंग की। ली हाओ, जो मूल रूप से रिंग में ऊर्जा से भरे हुए थे, मदद नहीं कर सके लेकिन अचंभित थे। अरे, वह समय की जांच करना क्यों भूल गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मंच पर ही उसका इंतजार करूंगा। वह वैसे भी मरने वाला आदमी है और उसका समय मेरे समय से कहीं ज्यादा कीमती है। ली हाओ मंद मंद मुस्कुराए और मंच पर पैर मोड़कर बैठ गए, एक मास्टर की तरह लग रहे थे।
हालांकि कुछ देर तक अपने मालिक जैसा व्यवहार बनाए रखने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई। क्योंकि दोपहर का समय था, सूरज बहुत तेज था और छल्ला काले पत्थरों से बना था जो इतने गर्म थे कि आप उन पर अंडे भून सकते थे। लेकिन ली हाओ पहले ही बैठ चुका था और फिर खड़ा नहीं हो सका। एक स्वामी का आचरण बनाए रखने के लिए वह हर समय पीड़ा में रहता था। कुछ तेजतर्रार लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि ली हाओ के नितंबों के नीचे से धुआं निकलना शुरू हो गया है और एक पल के लिए सभी के चेहरे बेहद अजीब लग रहे थे। यह आदमी बहुत बेवकूफ है। वह अपने चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी है और अंत में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उसका सफाया होने वाला है। एक औरत के मुंह से हंसी की आवाज आई। दूर से दो नकाबपोश महिलाएं अंगूठी को उदासीनता से देख रही थीं। एक अन्य महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहें तो यह केवल पाखंड है। बहन मिंगकी, हम कई दिनों से यहाँ हैं। आप उसके साथ सगाई तोड़ने की योजना कब बना रही हैं? महिला ने पूछा। मिंग क्यू नामक महिला ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, वह अब मुश्किल में है। अगर मैं इस समय सगाई रद्द करने का प्रस्ताव रखती हूं तो यह उसके लिए बहुत क्रूरता होगी। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन इस मामले को इस तरह खींचना कोई समाधान नहीं है। मास्टर ने हमें कई बार आग्रह किया है। अगर हम पहाड़ पर वापस नहीं जाते हैं तो हमें शायद दंडित किया जाएगा। इसके अलावा अपनी योग्यता के साथ बहन, आप भविष्य में सहज में कदम रख सकते हैं और स्वर्ग के रास्ते को छू सकते हैं। आप और वह दो अलग अलग दुनिया के लोग होने के लिए किस्मत में हैं। इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, औरत ने आह भरी। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा करना उनके प्रति बहुत अनुचित है। अफसोस। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। मिंगक्वी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखों में परेशानी की झलक दिखी। महिला ने देखा कि मिंगकी अभी भी हिचकिचा रही थी और बोलने ही वाली थी कि अचानक उसने दूर भीड़ में हलचल देखी और खुद को रोक न सकी और जल्दी से उधर देखने लगी। मैंने काले कपड़े पहने एक आदमी को भीड़ में धीरे धीरे चलते देखा। उसकी भौहें तीखी, आंखें चमकदार और मनोबल ऊंचा था। उनमें एक अनोखी आभा थी जो लोगों को बहुत गहरी अनुभूति देती थी। वह एक कुएं की तरह है। सतह पर वह कुछ खास नहीं लगता, लेकिन कोई भी उसके आर पार नहीं देख सकता, कोई भी उसकी गहराई को नहीं देख सकता, मानो वह स्वयं एक रहस्य हो। यहां तक कि उस महिला और मिंगक्वी भी इस छवि में सिद्धार्थ को देखकर भावुक हुए बिना नहीं रह सके। यह कहना होगा कि वर्तमान लोंगचेन उससे पूरी तरह अलग है जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सिद्धार्थ को आते देख ली हाओ जमीन से उछल पड़ा। उसके नितंब में जलन हो रही थी और दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। सिद्धार्थ, ऊपर आओ और मर जाओ, ली हाओ गुस्से से चिल्लाया। सिद्धार्थ ने ली हाओ की तरफ देखा तक नहीं। उसने भीड़ की ओर देखा और देखा कि शी फेंग ने उसे सिर हिलाकर हाँ कहा। वह राहत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने न केवल शी फेंग को देखा बल्कि फैटी यू और अन्य लोगों को भी देखा। यह स्पष्ट था कि वे उसका उत्साहवर्धन करने आए थे। सिद्धार्थ ने उन्हें देखकर मुस्कुराया, मुड़कर रिंग की ओर चला गया। ली हाओ उछल पड़ा जबकि सिद्धार्थ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। एक क्षण के लिए जिन लोगों ने सिद्धार्थ की जीत पर दाव लगाया था वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने जो थोड़ा पैसा लगाया था वह शायद हमेशा के लिए खो जाएगा। सिद्धार्थ। यह देखकर कि सिद्धार्थ आखिरकार ऊपर आ गया था, ली हाओ अपने दांत पीसते हुए दो शब्द कहने से खुद को रोक नहीं सका। बेवकूफ, तुम्हारा पिछवाड़ा जल गया है। सिद्धार्थ ने ली हाओ को देखा और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। दरअसल वह काफी समय पहले भी यहाँ आया था, लेकिन ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए वह दूर छिपा हुआ था, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने यहाँ सब कुछ साफ साफ देखा। दोपहर के 3 बज चुके हैं। दोनों पक्ष जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसी समय बूढ़े आदमी ने एक दस्तावेज निकाला। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराया और उस पर अपना नाम छोड़ दिया। इस बार मामला पिछली बार से अलग है। आत्मसमर्पण जैसी कोई चीज नहीं होती। विजेता पक्ष को दूसरे पक्ष के जीवन या मृत्यु का निर्णय करने का अधिकार होता है। ली हाओ ने हस्ताक्षर करने के बाद एक क्रूर चेहरे के साथ सिद्धार्थ को देखा। छोटे कमीने, आज मैं तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसका 100 गुना बदला चुकाऊंगा। अब जबकि जीवन मरण का अनुबंध हो चुका है, यह अखाड़ा उनकी मृत्यु का स्थान बन गया है और वे नहीं चाहते कि कोई रेफरी बने। एक तेज धार वाला चाकू जल्दी घाव भर देता है, लेकिन कठोर शब्द चोट पहुंचाते हैं और नफरत हमेशा के लिए रहती है।
ऐसा लगता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम मुझे बार बार उकसाते हो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा दिखाई दिया। जब से झो याओयान ने पिछली बार कहा था कि वह लोंग तियानक्सियाओं की संतान नहीं है, तब से कुछ लोगों ने उसे इस अपमानजनक शब्द से पुकारना शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ कमीने। ली हाओ ने उपहास किया और दहाड़ा, और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई। नंगी आंखों से कोई भी अपने चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की धारा बहती हुई देख सकता था। दर्शकों में सभी लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ली हाओ को पिछली बार भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा का संचार नहीं किया और सिद्धार्थ द्वारा सफलतापूर्वक हमला कर दिया गया। इस बार उन्होंने पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्था कर ली थी। यद्यपि वे केवल क्यूई एकत्रीकरण चरण में हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जारी नहीं कर सकते हैं, वे अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित कर सकते हैं और आम लोगों के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। ली हाओ ने अपने बचाव की व्यवस्था करने के बाद अपने चेहरे पर गंभीर मुस्कान के साथ सिद्धार्थ की ओर दौड़ा और दोनों हाथों से सिद्धार्थ के कंधों को पकड़ लिया। पंजे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे, बिल्कुल लोहे के हुक की तरह। यदि कोई साधारण व्यक्ति इनकी चपेट में आ जाए तो उसके कंधे की हड्डियां तुरंत कुचल जाएंगी। ठीक है ली हाओ, इस कमीने से पूरी तरह छुटकारा पाओ। दर्शकों में से जोरदार चीखें आईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वांग मांग था, जिसके आधे दांत इंपीरियल अकादमी में सिद्धार्थ के थप्पड़ से टूट गए थे। वांग मांग अभी भी युवा है, लेकिन उसके आधे दांत पहले ही गिर चुके हैं। अपने परिवार के वित्तीय संसाधनों के कारण वह हड्डियों को पुनर्जीवित करने वाली अमृत दवा खरीदने में असमर्थ हैं। वह पहले से ही सिद्धार्थ से नफरत कर चुका था और जब उसने देखा कि सिद्धार्थ पकड़ा जाने वाला है तो वह जोर से खुशी मनाने से खुद को रोक नहीं सका। वह खुश हो गया और शिफेंग, फैटी यू और अन्य सभी ने अपने भाव बदल दिए। शुरू से अंत तक सिद्धार्थ ने अपनी साधना का कोई निशान नहीं दिखाया, जिससे उनके दिल तुरंत उनके गले तक आ गए। सिद्धार्थ ने ली हाओ को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरा व्यक्ति एक छाया की तरह ली हाओ की ओर दौड़ा। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और सभी लोग दंग रह गए। सिद्धार्थ कब, किसी को पता नहीं, एक भूत की तरह ली हाओ के सामने प्रकट हो गया था। गेल स्टेप का यही प्रभाव था। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, विशेष रूप से जब यह बहुत नजदीक से विस्फोट करता था, जिससे बचाव करना कठिन हो जाता था। ली हाओ के पंजे हवा में ही रुक गए और सिद्धार्थ ने उसके पैरों के बीच में जोर से लात मारी। हिंसक बल ने उसे हवा में उछाल दिया। एक जोरदार धमाके के बाद एक गोल वस्तु ली हाओ की पतलून की टांग से नीचे सरककर सीधे भीड़ में जा गिरी। वांग मांग बस कल्पना कर रहा था कि कैसे ली हाओ सिद्धार्थ को इस हद तक प्रताड़ित करेगा कि वह जीने की बजाय मरना पसंद करेगा, लेकिन उसके सामने जो दृश्य अचानक आया उसे देखकर वह अचंभित रह गया। उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अंगूर जितनी बड़ी कोई चीज सीधे उसके खुले मुंह की ओर उड़ रही थी। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, वह चीज उसके मुंह में जा चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह फिसलन भरी चीज उसके गले से होते हुए उसके पेट में चली गई और अपने साथ एक अजीब बदबूदार गंध लेकर आई। आह! वांग मांग ने अंतः प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपनी उंगली बढ़ाकर उसके गले को जोर से दबाया। काफी देर तक उल्टी करने के बाद आखिरकार उसने एक गोल चीज उल्टी करके बाहर निकाली। झो याओयांग और वांग मांग के आसपास के अन्य लोगों को उस गोल चीज को देखकर उल्टी सी महसूस हुई और वे जल्दी से तितर-बितर हो गए। आह! मेरी गेंदें! रिंग पर ली हाओ ने अपनी जांघों को कसकर ढक लिया। उसका चेहरा हिल रहा था और विकृत हो गया था। यदि उसने पहले से ही अपने शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया होता तो वह दर्द से बेहोश हो जाता। एक क्षण के लिए सारा दर्शक मंडल मौन हो गया। सभी ने मंच पर ली हाओ को देखा, फिर दूर पड़े चीजों के ढेर को, और उन सभी के चेहरों पर अजीब भाव थे। अब सब ठीक है। अगली बार जब तुम चलोगे तो रास्ता नहीं भटकोगे, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तुम? ली हाओ इतना क्रोधित था कि उसकी आंखें फटने वाली थीं। उसका एकमात्र खजाना भी छीन लिया गया और वांग मांग के पेट में प्रवेश कर गया। अब वह पेट के एसिड से जल चुका था और अगर वह उसे उठाता भी तो बेकार होता। पिछला वाला तो जंगली कुत्ता ले गया और यह भी बेकार है। ली हाओ का भाग्य एक बेकार व्यक्ति बनना है जो प्रजनन नहीं कर सकता। भाड़ में जाओ पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी। ली हाओ पागलों की तरह दहाड़ा,
अपने निचले शरीर में दर्द को रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बलपूर्वक प्रसारित किया और एक तेज सांस और सीटी की आवाज के साथ सिद्धार्थ को मुक्का मारा। क्यूरी गैदरिंग के तीसरे स्तर की सारी शक्ति उन्मुक्त हो गई। वह अब उन्माद में था और झो याओयान के निर्देशों को भूल गया था। वह लोंग चेन को मारने के लिए दृढ़ था। सिद्धार्थ ने पागल ली हाओ को देखा। उसकी आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया और वह जोर से चिल्लाया, एक गड़गड़ाहट की तरह जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया और उसके आसपास के लोगों के कान के पर्दे गूंजने लगे। एक अदृश्य आभा फैली और सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी नहीं चकमा दिया और एक मुक्का भी मारा। बुल फोर्स, एक जोरदार धमाका हुआ। साथ में हड्डियां टूटने की आवाज भी आई। ली हाओ चिल्लाया। सारा आसमान खून से लथपथ था और लोगों की भयभीत आंखों के सामने ली हाओ का एक हाथ टूट गया था। सिद्धार्थ ने अभी भी मुक्का मारने की मुद्रा बनाए रखी थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसका चेहरा उदासीन था और भयानक जानलेवा आभा ने लोगों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस समय सिद्धार्थ एक ठंडे खून वाले हत्यारे की तरह था, जो बर्फीले हत्यारे इरादे से भरा था, जिससे लोगों में सिहरन पैदा हो रही थी। पूरे स्थान पर सन्नाटा छाया हुआ था। अभी अभी सिद्धार्थ ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह इतनी शक्तिशाली थी कि झो याओयान, जो क्यू गैदरिंग के 7वें स्तर पर था, भी भयभीत हो गया। यह कैसे संभव है कि वह युद्ध कौशल का उपयोग कर सके? क्या वह अभ्यास करने में असमर्थ है? क्या हो रहा है? वह नजारा बहुत डरावना है। लोग भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। जो लोग पहले सिद्धार्थ का मजाक उड़ा रहे थे वे डर से भर गए। रिंग पर लेटे ली हाओ को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद को देख लिया हो और वे कांप उठे। रिंग में ली हाओ का हाथ टूट गया था और खून बह रहा था। लोंग चेन के मुक्के से न केवल उसका हाथ टूट गया बल्कि उसके फेफड़े भी घायल हो गए। यहां तक कि सिद्धार्थ खुद भी कुछ हैरान था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट को कम करके आंका था। यहां तक कि कम स्तर के युद्ध कौशल वाले एक साधारण व्यक्ति के लिए भी इसका उपयोग करते समय वह वास्तव में ऐसी भयानक शक्ति के साथ बाहर आ सकता है। धीरे धीरे ली हाओ की ओर बढ़ते हुए उस अखाड़े में जहां आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे, सिद्धार्थ के कदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे, हत्या की प्रस्तावना की तरह, हर किसी के दिल पर भारी कदम रखते हुए। टैप टैप टैप। ली हाओ का पहले वाला गुस्सा बहुत पहले ही गायब हो चुका था और अब उसका चेहरा डर से भर गया था। सिद्धार्थ को आते देख वह कांप उठा और बोला, मत यहां आओ। ली हाओ पीछे की ओर छिपना चाहता था, लेकिन वह इतना भयभीत था कि उसने पाया कि वह कोई ताकत भी नहीं लगा सकता था। निकट आती हुई लोंग चेन एक दुःस्वप्न की तरह थी जिससे वह बच नहीं सकता था। मुझे मत मारो। झो याओयान ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था, ली हाओ ने रोती हुई आवाज में कहा। दर्शकों में झो याओयान का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, ली हाओ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। यह आप ही थे जिन्होंने हमें सिद्धार्थ से निपटने के लिए कहा था और कहा था कि आप हमें बाद में लाभ देंगे। यह सब आपकी वजह से मेरी गलती है। ली हाओ ने झो याओयान की ओर इशारा करते हुए उन्मादपूर्ण ढंग से कहा। मौत के खतरे के सामने वह सब कुछ भूल गया था। ली हाओ, तुम मौत की तलाश में हो। झो याओयान का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। झो याओयांग, तुम कमीने, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बता दूं, झो याओयांग सिर्फ एक नौकर है, वास्तव में। सिद्धार्थ को अचानक ठंड महसूस हुई। उसने मौत की सांस सूंघी और बिना सोचे समझे वह विस्फोटक तरीके से पीछे हट गया। हालांकि सिद्धार्थ के पीछे हटने के बाद कुछ नहीं हुआ। जब सिद्धार्थ ने ली हाओ को दोबारा देखा तो उसने पाया कि ली हाओ की आंखों का फोकस खत्म हो चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने भीड़ की ओर देखा तो देखा कि बांस की टोपी पहने एक व्यक्ति तेजी से भाग रहा है। कुछ छलांग लगाने के बाद वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। अचानक हुए इस परिवर्तन से वहां उपस्थित सभी लोगों में खलबली मच गई। यह स्पष्ट था कि रहस्यमय आदमी ने ली हाओ को मार डाला था। लोंग चेन जीत गया। थोड़ी देर की असमंजस की स्थिति के बाद रिंग गार्ड ने अंततः अंतिम परिणाम चिल्लाकर बता दिया। हालांकि ली हाओ को सिद्धार्थ ने नहीं मारा था, लेकिन सिद्धार्थ ने ली हाओ को हरा दिया था और उसके लिए ली हाओ को मारना आसान था, इसलिए सिद्धार्थ को विजेता के रूप में आंकना समझ में आता है। सिद्धार्थ की जीत के बाद अनगिनत लोग अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना सारा पैसा गंवाना पड़ा। दर्जनों लोग जोर जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने सिद्धार्थ की जीत पर दाव लगाया, जबकि फैटी यू और अन्य लोग भेड़ियों की तरह चिल्ला रहे थे।
रिंग पर लेटे ली हाओ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिंग प्रबंधन ने उसके परिवार को सूचित किया कि वे आकर शव ले जाएं। जीवन और मृत्यु के स्तर पर होने वाले द्वंद्वों को शाही कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त है तथा किसी को भी निजी तौर पर बदला लेने की अनुमति नहीं है। ली हाओ एक कमीने का बेटा है और उसकी स्थिति विशेष रूप से ऊंची नहीं है। अगर वह मर जाता है तो मर जाता है और इससे ज्यादा हलचल नहीं होगी। यह फेंगमिंग साम्राज्य की कठोरता है। सिद्धार्थ मंच से नीचे उतरा और फैटी यू और अन्य लोगों ने उसका नायक की तरह स्वागत किया। शी फेंग ने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। अच्छा लड़का, तुम इतने जोरदार कब हो गए? तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मैं दर्शकों में था और मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकलने वाला था, शी फेंग ने शिकायत की। भाई लॉन्ग, अरे नहीं भाई लॉन्ग, हम अब से आपका पीछा करेंगे, आपको हमारी रक्षा करनी होगी, फैटी यू और अन्य ने चमकती आंखों से कहा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो चलकर दाव जमा कर लें। हर कोई खुशी से झूम उठा और अनगिनत लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने सिद्धार्थ ने पूरे 3 मिलियन स्वर्ण सिक्के निकाल लिए। जब 3 मिलियन सोने के सिक्कों वाला एक क्रिस्टल कार्ड सिद्धार्थ के हाथ में रखा गया तो सिद्धार्थ ली हाओ को मारने से भी ज्यादा उत्साहित था। वह जानता था कि ली हाओ तो एक छोटा सा जीव था और अब ली हाओ ने अपनी मृत्यु से पहले जो कुछ बताया उससे वह और भी अधिक सतर्क हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसके माता पिता के बीच मतभेद के कारण ही उसे परेशान किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी और वह तो बस एक मोहरा था। वह एक बेकार लड़का था और उसका परिवार बहुत गरीब था। यह स्पष्ट था कि वे जानबूझकर उसके पिता को निशाना बना रहे थे। यह बहुत जटिल लगता है। हालांकि अपने हाथ में 3 मिलियन सोने के सिक्कों को देखकर सिद्धार्थ खुद को अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करने से नहीं रोक सका। क्या यह पौराणिक धन और शक्ति हो सकती है? सबके साथ जाने के बाद सिद्धार्थ को एक चाय घर मिला। सबके जश्न मनाने के बाद लोंगचेन ने सारी पूंजी सबको लौटा दी। हालांकि सभी जीतें रखी गईं और सिद्धार्थ ने सभी से एक वादा किया जिससे वे बहुत उत्साहित हो गए। सभी की भविष्य की साधना सिद्धार्थ के हाथों में होगी। फैटी यू और अन्य लोग बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। वे सभी ऐसे लोग थे जो साधना का अभ्यास नहीं कर सकते थे और यदि कोई और ऐसा कहता तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सिद्धार्थ मूल रूप से उनके जैसा ही था, लेकिन अब वह एक ही चाल में ली हाओ को मार सकता है। यह कितना वास्तविक है? सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए, लेकिन सिद्धार्थ ने उनसे इसे गुप्त रखने को कहा और सभी ने घबराहट में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने यह बात बहुत गंभीरता से कही थी और यह हर किसी के भविष्य से संबंधित थी और यह उनके जीवन जितना ही महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। फैटी यू और अन्य लोगों के चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने फिर से शी फेंग के साथ बातचीत की। शी फेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सभी राजकुमारों में उसकी योग्यता सबसे अच्छी थी। वह पहले से ही क्यूई गैदरिंग के 8वें स्तर पर था और किसी भी समय 9वें स्तर में प्रवेश कर सकता था। 20 वर्ष की आयु से पहले रक्त जमावट में प्रवेश करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 टिप्पणियों के बाद सिद्धार्थ ने निष्कर्ष निकाला कि शी फेंग निश्चित रूप से एक भरोसेमंद व्यक्ति था। शी फेंग की वर्तमान साधना स्थिति के बारे में पूछने के बाद वह शी फेंग से अलग हो गए और सीधे अल्केमिस्ट गिल्ड की ओर चल दिए। शाही राजधानी के दक्षिण में स्थित अल्केमिस्ट गिल्ड संपूर्ण शाही राजधानी में सबसे पवित्र स्थान है। यहां तक कि शाही परिवार भी अल्केमिस्ट गिल्ड के लोगों के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि कीमियागर संघ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और शाही राजधानी में स्थित यह संघ उनमें से एक है। इस बार जब सिद्धार्थ आया तो उसे फार्मासिस्ट योग्यता परीक्षा देनी थी। आखिरकार प्रमाण पत्र के साथ भविष्य में दवा खरीदना या दुनिया भर में यात्रा करना उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। चाहे आप कहीं भी हों, कीमियागर एक बहुत ही दुर्लभ पेशा है। इस प्रमाण के साथ लोंगचेन का मूल्य अलग है। यहां तक कि फेंगमिंग साम्राज्य को भी उसे छूने से पहले 2 बार सोचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योग्यता प्रमाण पत्र के साथ वह अल्केमिस्ट गिल्ड से दुर्लभ औषधीय सामग्री बहुत ही अनुकूल मूल्य पर खरीद सकता है, जिससे उसकी बहुत बड़ी धनराशि बच सकती है। अल्केमिस्ट गिल्ड केवल 1 दर्जन एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन कई दर्जन फीट ऊंचा है। यह बहुत ही भव्य और विस्मयकारी है। लॉबी में प्रवेश करते ही 2 नौकरानियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया। जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ फार्मासिस्ट योग्यता परीक्षा देने के लिए यहां आया है तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सिद्धार्थ केवल 15 या 16 साल का लग रहा था और उसकी साधना में कोई उतार चढ़ाव नहीं था,
लेकिन फिर भी वे दोनों सिद्धार्थ को कीनिया हॉल में ले आए। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो वहां हॉल में 1 दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे जो गोलियों की आग को सक्रिय कर रहे थे। जाहिर तौर पर वे दवा को परिष्कृत कर रहे थे। अरे तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही सिद्धार्थ वहां पहुंचा, एक बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस आदमी को देखा, वह मन ही मन क्रोधित हो गया। वह बूढ़ा व्यक्ति ही था जिसने उसका इलाज किया था और इस बात पर जोर दिया था कि हो सकता है कि उसने अपनी याददाश्त खो दी हो, हालांकि वह स्पष्ट रूप से ठीक था। वह वही काला दिल वाला बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी मां के गहने चुरा लिए थे। मैं यहाँ फार्मासिस्ट के रूप में परीक्षा देने आया हूँ। सिद्धार्थ ने अपना गुस्सा दबा लिया और बाद में इस बूढ़े आदमी से हिसाब बराबर करने का फैसला किया। मूल्यांकन। फार्मासिस्ट। बूढ़े व्यक्ति ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लगता है कि आपकी पिछली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, आपको वापस जाकर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। सिद्धार्थ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और कहा, मैं वास्तव में मूल्यांकन के लिए यहाँ हूँ। बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया। मेरे पास तुम जैसे बच्चे के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं गार्डों से तुम्हें बाहर फिंकवा दूंगा। सिद्धार्थ को गुस्सा आने से नहीं रोका जा सका। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, अगर आपके कानों में हरे बाल हैं तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैं फार्मासिस्ट का आकलन करने के लिए यहाँ हूँ। बाद में सिद्धार्थ की आवाज दहाड़ बन गई जो पूरे अल्केमिस्ट गिल्ड में फैल गई। यहाँ इतनी तेज आवाज कौन कर रहा है? अचानक एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा दुबला-पतला था, दुखी भाव के साथ आया। सिद्धार्थ की आंखें घूम गईं और उसके मुंह के कोने पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। जो व्यक्ति आया था वह लोंग चेन का परिचित था। न केवल सिद्धार्थ उसे जानता था बल्कि शाही शहर में बहुत कम लोग उसे जानते थे। वह अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष थे, मास्टर युनक्यू। मास्टर प्रेसिडेंट, यह बच्चा अचानक यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए आ गया। मैं इसे अभी भगा दूंगा, बूढ़े व्यक्ति ने मास्टर युनकी को देखते ही जल्दी से कहा। सिद्धार्थ की आंखें घूम गईं और उसने आभार प्रकट करते हुए कहा, क्या आप मास्टर युनक्यू हैं? यह बहुत बढ़िया है। सिद्धार्थ मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद करता है। युनक्वी का चेहरा पहले तो नाखुश था, लेकिन सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद वह दंग रह गया और पूछा, बच्चे, क्या तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? गलत व्यक्ति? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी माँ ने इस गुरु के माध्यम से आपसे बाघ की हड्डी की गोली खरीदने के लिए सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के खर्च किए और फिर उन्होंने मेरी चोट को ठीक कर दिया। मैं वास्तव में आभारी हूँ। सिद्धार्थ के ऐसा कहने के बाद बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। युनक्यू का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, गुआन चेंग, मुझे बताओ क्या हो रहा है? राष्ट्रपति जी, उनकी बकवास मत सुनिए। गुआन चेंग ने जल्दी से समझाया। अरे तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? हमारे अल्केमिस्ट गिल्ड के लोग वास्तव में महान और ईमानदार हैं। वे अपना नाम छोड़े बिना अच्छे काम करते हैं। लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है कि तुमने मेरी मां को एक दोषपूर्ण बाघ की हड्डी की गोली बेची, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। हालांकि गुआन चेंग उसे देखकर आंख मारता रहा, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा दिखावा किया कि उसने यह नहीं देखा। बूढ़े आदमी, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग परिवार के पैसे से मुझे धोखा देना इतना आसान है? गुआन चेंग अल्केमिस्ट गिल्ड का एक पुराना सदस्य है। वह मूलतः मास्टर युनकी का औषधि लड़का था, लेकिन उसमें कीमियागिरी की कोई प्रतिभा नहीं थी। हालांकि गुआन चेंग ने दशकों तक मास्टर युनकी के लिए लगन से काम किया। मास्टर युनकी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अल्केमिस्ट गिल्ड में एक उपयाजक के रूप में नौकरी दे दी तथा कुछ कामों में मदद करने को कहा। कभी कभी वह अपने द्वारा बनाई गई बेकार गोलियों को निपटान के लिए गुआन चेंग को दे देता था। सामान्य प्रक्रिया यह थी कि बेकार गोलियों के उपयोगी भागों को निकालकर उन्हें किसी औषधीय तरल पदार्थ में मिला दिया जाता था। बेकार गोलियां बाहर नहीं बेची गईं। इसमें व्यावसायिक नैतिकता के मुद्दे शामिल हैं। अगर यह बात फैल गई कि मास्टर युनकी वास्तव में बेकार की गोलियां बेचते हैं तो उनके साथी उनका मजाक उड़ाएंगे। मास्टर युनक्यू ने आह भरी गुआन चेंग को देखा और कहा, तुम दशकों से मेरे साथ हो, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, अकेले जाओ और कभी वापस मत आना। गुआन चेंग का बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में अनिच्छा का एक निशान था। सर, मैं जाओ। युनक्यू ने अपना हाथ उठाया और हल्के से कहा। गुआन चेंग लगभग जमीन पर गिर पड़ा। युनक्यू के शब्द उसे अल्केमिस्ट गिल्ड से निष्कासित करने के बराबर थे। एक उपयाजक जो कभी उच्च और शक्तिशाली था, अचानक दरिद्र हो गया और गुआन चेंग एक पल में 10 साल बूढ़ा हो गया।
अरे दिखावा करना बंद करो। तुम इतने सालों से लोगों को धोखा दे रहे हो और धोखा दे रहे हो, और तुम मरने तक अपनी सारी कमाई खर्च नहीं कर सकते। तुम एक दयनीय दुष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? लांग चेन ने घृणा से कहा। अल्केमिस्ट गिल्ड के उपयाजक के रूप में यह बूढ़ा व्यक्ति कुछ राजकुमारों और रईसों के बहुत करीब था। इन वर्षों में उन्हें अनगिनत लाभ प्राप्त हुए। उसके चेहरे को देखकर सिद्धार्थ को बीमार महसूस हुआ। गुआन चेंग का चेहरा गुस्से से भर गया और उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से चला गया। गुआन चेंग को गायब होते देख मास्टर युनकी ने अपना सिर हिलाया और सिद्धार्थ से कहा, धन्यवाद युवक, अन्यथा बूढ़े आदमी को अभी भी अंधेरे में रखा जाता। हे, इस बूढ़े आदमी ने हमारे परिवार से हर चीज में धोखा किया है। मैं जानबूझकर बदला ले रहा हूँ। मेरे साथ विनम्र मत बनो, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर युनक्यू ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, हाँ, यह लड़का सीधा है, किसी पापी और चालाक व्यक्ति की तरह नहीं, बुरा नहीं है। हाँ, मैं अपनी इस छोटी सी चाल को सीनियर से कैसे छिपा सकता हूँ? चूंकि मैं इसे छिपा नहीं सकता, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर सकता हूँ, सिद्धार्थ ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर युनकी अपनी हंसी रोक नहीं सके। कई वर्षों से जब भी कोई उसे देखता था तो उसका आदर करता था। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। यह बहुत दिलचस्प लगा। बेटा, तुम मेरे अल्केमिस्ट गिल्ड में सिर्फ शिकायत करने नहीं आए हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ एक कीमियागर के रूप में मूल्यांकन करने आया हूँ, सिद्धार्थ ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा। पुकारना। एक छोटी सी लौ उछलकर उसकी उंगलियों तक आ पहुंची। मास्टर पर गहरी छाप छोड़ने के लिए सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाया और लौ एक शरारती बंदर की तरह उसकी उंगलियों पर आगे पीछे कूदने लगी। अच्छा नियंत्रण। युनक्यू ने जब लौ को देखा तो उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। इस उम्र में डैन की आग को संघनित करने में सक्षम होना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन सिद्धार्थ की बात की हरकतों ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। अग्नि शक्ति का नियंत्रण मुख्यतः आत्मिक शक्ति के आकार से आता है। सिद्धार्थ के लचीले उपयोग से पता चलता है कि उसकी आत्मिक शक्ति आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सिद्धार्थ अपनी क्षमताओं को छिपा रहा था। यदि वह अपनी स्मृति में मौजूद प्राचीन गुप्त तकनीक को प्रदर्शित करता तो उसे नहीं पता था कि यह उसके सामने बैठे गुरु को डरा देगा या नहीं। बहुत अच्छा, आपकी आत्मा की शक्ति आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है। आप में कीमियागिरी की क्षमता है, युनक्यू ने सिर हिलाया। युनक्वी की बातें सुनकर सिद्धार्थ को राहत महसूस हुई। बेहतर होगा कि उसकी ताकत को यथासंभव बरकरार रखा जाए। चलो, मैं तुम्हें इसका परीक्षण कराने ले चलता हूँ। यह कहकर मास्टर युनकी सिद्धार्थ को ले गए। दोनों लोगों की पीठ को देखकर जो लोग मूल रूप से हॉल में कीमिया आग के साथ औषधीय सामग्री को परिष्कृत कर रहे थे, वे मदद नहीं कर सके, लेकिन अचंभित हो गए। अरे, मूल्यांकन की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही परीक्षा दे दो। यह कैसे हो सकता है? क्या वह मास्टर युनकी का रिश्तेदार है? कौन सा रिश्तेदार? वह बच्चा, क्या वह शाही राजधानी का मशहूर हारने वाला सिद्धार्थ नहीं है? हॉल में उपस्थित लगभग 1 दर्जन लोग आज कीमियागर मूल्यांकन के लिए आए थे, लेकिन परंपरा के अनुसार अगले परीक्षण के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्हें एक जड़ी बूटी को शुद्ध करना था तथा मानकों को पूरा करना था। लेकिन सिद्धार्थ ने इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर छोड़ दिया, जिससे वे बहुत क्रोधित हुए, लेकिन असहाय भी। यह अल्केमिस्ट गिल्ड है, एक सर्वोच्च स्थान जहां कोई भी पादने की हिम्मत नहीं करता है और केवल अपनी कुंठा को अपने पेट में ही दबाए रख सकता है। अल्केमिस्ट गिल्ड के एक तहखाने में मास्टर युनक्यू ने अपने सामने एक क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी लौ को उत्तेजित करो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, अपनी उंगली आगे बढ़ाई और ज्वाला उंगलियों पर संघनित हो गई, धीरे धीरे क्रिस्टल पर टैप कर रही थी। क्रिस्टल पर लगातार कई रेखाएं दिखाई दीं। मास्टर युनक्यू ने हल्के से कहा, दान अग्नि निम्न पीले ग्रेड की है, जो मुश्किल से योग्य है। डैन फायर को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है, स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। प्रत्येक स्तर को 3 ग्रेडों में विभाजित किया गया है, उच्च, मध्य और निम्न। लोंग चेन की दान अग्नि स्वयं उसके द्वारा संघनित है, न कि पशु अग्नि, न ही स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि, इसलिए यह निम्न पीले ग्रेड की है, जो बहुत सामान्य है। ऐसा कहकर वह सिद्धार्थ को एक तालाब के पास ले गया। पूल केवल आधा फुट गहरा था और पूल का तल सैकड़ों क्रिस्टल स्पष्ट मोतियों से ढका हुआ था। अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके देखो कि क्या तुम मनके को सतह पर तैरा सकते हो। उसके सामने जो पूल था वह असली पूल नहीं था। इसमें मौजूद पानी को ट्रू सोल मरकरी कहा गया। जब सिद्धार्थ ने ध्यान से पानी को छुआ
तो उसने पाया कि पानी ने अचानक उसकी आत्मिक शक्ति को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया। सिद्धार्थ को तुरंत राहत महसूस हुई। उसकी आत्मिक शक्ति इस समय हवा में वस्तुओं को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। आत्मा की शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया और अचानक 1 दर्जन से अधिक मन के आत्मा की शक्ति से प्रभावित होकर धीरे धीरे सतह पर तैरने लगे। हालांकि सिद्धार्थ को अचानक पता चला कि मास्टर युन क्यू आश्चर्य से मोतियों को देख रहे थे। अरे नहीं, सच्चाई सामने आ गई है। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी आत्मिक शक्ति को मुक्त कर दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित कर दिया, जिससे वह पीला और अस्थिर दिखने लगा, जिससे लोगों को यह भ्रम हुआ कि उसकी आत्मिक शक्ति अत्यधिक समाप्त हो गई है। मास्टर, क्या मैं योग्य हूँ? सिद्धार्थ ने हांफते हुए पूछा। जुआन स्तर? यह वास्तव में जुआन स्तर है, मास्टर युन क्यू ने ऐसे बुदबुदाया जैसे उसने सिद्धार्थ का प्रदर्शन नहीं देखा हो। थोड़ी देर बाद युनक्वी ने देखा कि सिद्धार्थ जमीन पर गिर पड़ा था। लोंग चेन का अभिनय कौशल निश्चित रूप से एक पुरस्कार विजेता अभिनेता के स्तर का था। न केवल उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, बल्कि उसकी आंखें भी कुछ सुस्त थीं, मानो उसने बहुत अधिक परिश्रम किया हो। बहुत बढ़िया, आपकी आत्मशक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। आप एक होनहार प्रतिभा हैं। हमने इस बार एक अच्छा अंकुर उठाया है, युन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सिद्धार्थ ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। मास्टर युन क्यू, मैं वास्तव में कीमिया का अभ्यास करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपका पंजीकृत शिष्य बन सकता हूँ। युन क्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम अच्छा अभ्यास करते हो, मैं तुम्हें भविष्य में एक मौका दूंगा, कीमिया के शिखर पर कदम रखने का मौका। युन क्यू के इनकार को देखकर सिद्धार्थ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मुख्य रूप से एक नाम चाहता हूं, ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो कोई मुझे धमकाने की हिम्मत न करे, है ना? युन क्यूई दंग रह गई और अपनी हंसी रोक नहीं सकी। सिद्धार्थ के सीधे सादे चरित्र ने युन क्वी को थोड़ा खुश कर दिया। इतने वर्षों में वह ऐसे दिलचस्प युवक से कभी नहीं मिला था, लेकिन सिद्धार्थ की असामान्य आत्मिक शक्ति ने उसे सिद्धार्थ के प्रति बहुत आशावादी बना दिया था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में एक दंतु कमर बैच दूंगा। तुम्हें धमकाने की हिम्मत कौन करता है? युन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होने के इच्छुक अधिकांश लोगों को पहले फार्मासिस्ट योग्यता परीक्षा देनी पड़ती थी। परीक्षा पूरी करने के बाद उन्हें कीमियागर योग्यता परीक्षा देने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करना होगा। फार्मासिस्ट तो केवल प्रवेश स्तर का पद है, जिससे अनगिनत लोग ईर्ष्यालु हो चुके हैं, जबकि कीमियागर प्रशिक्षु एक औपचारिक कीमियागर होता है। आपकी वर्तमान कीमिया अग्नि और आत्मा शक्ति के साथ गोली को परिष्कृत करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 साल के भीतर आप गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। मैं इसे पहले से ही वितरित कर रहा हूं और इसे उल्लंघन नहीं माना जाता है, युन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ अपने दिल में आभारी था। यद्यपि वह कीमिया कला में किसी को भी नीची नजर से देख सकता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि युन क्यू सम्मान के योग्य एक बुजुर्ग व्यक्ति था। मास्टर युनकी ने व्यक्तिगत रूप से सिद्धार्थ के लिए एक डैन तु नाम पट्टिका बनाई और उसे एक औषधि पात्र और डैन वस्त्र का एक सेट भी दिया। दान वस्त्र की सामग्री बहुत शानदार थी और छाती पर एक दान सितारा पैटर्न टैटू था, जो दान तु का प्रतीक था। औषधि का बर्तन शुद्ध तांबे और लाल सोने से बना था। सामग्री उत्तम थी और आकार अधिक उचित था। यह लोंग चेन द्वारा पहले खरीदे गए से बहुत उच्च श्रेणी का था। इन 2 चीजों के अलावा सिद्धार्थ को आश्चर्य इस बात से हुआ कि मास्टर युनकी ने उसे एक अंतरिक्ष अंगूठी भी दी थी। यह बहुत जादुई अंगूठी थी। जब तक आप आत्मा की शक्ति का प्रयोग करते हैं, आप अंदर का स्थान खोल सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु रख सकते हैं। वह एक विलासितापूर्ण वस्तु थी जिसकी कीमत लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। सिद्धार्थ ने पहले कभी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। जब उसने अपनी आत्मा की शक्ति अंगूठी में डाली तो उसने पाया कि अंदर लगभग 10 फुट वर्ग का स्थान था, जिसे देखकर लोंग चेन बहुत आभारी हुआ। मास्टर युनकी ने सिद्धार्थ को बताया कि बैच के साथ सिद्धार्थ अल्केमिस्ट गिल्ड से खरीदी गई सभी औषधीय सामग्रियों पर 50% की छूट का आनंद ले सकता है और अपने पूर्ववर्तियों के सभी कीमिया अनुभवों का मुफ्त में अध्ययन भी कर सकता है। सिद्धार्थ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई देशी मुर्गी पेड़ पर छलांग लगाकर फीनिक्स में बदल गई हो और उसने अल्केमिस्ट गिल्ड से बड़ी मात्रा में फेंगफू डैन औषधीय सामग्री और कुछ अन्य जड़ी बूटियां खरीदी। जब सिद्धार्थ ने अल्केमिस्ट गिल्ड से बाहर कदम रखा तो उसे लगा जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गया है। जब वह अंदर गया तो वह बेकार था, लेकिन जब बाहर आया तो करोड़ों का हो गया।
यहाँ तक कि उसकी पीठ भी सीधी थी। अब से वह अपनी नाक से लोगों को नीची नजर से देख सकेगा। लोंगचेन बहुत अच्छी फसल लेकर घर लौटा। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने बावर को दरवाजे पर पहरा देते देखा। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो वह उसे सीधे महिला के कमरे में खींच ले गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, सिद्धार्थ दंग रह गया और उसका दिल कई बार तेजी से धड़कने लगा। लोंगचेन की नजर एक अद्भुत सुंदर महिला पर पड़ी, जिसकी भौहें विलो के पत्तों जैसी, आंखें शरद ऋतु के पानी जैसी, त्वचा जेड जैसी सफेद, होंठ लाल रंग के बिंदुओं जैसे और बाल झरने की तरह कमर तक गिर रहे थे। जब उसने सिद्धार्थ को अंदर आते देखा और उसकी खूबसूरत आंखें सिद्धार्थ से मिली तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह लड़की एक परी की तरह लग रही थी जो इस दुनिया में नहीं थी। उसकी उपस्थिति के कारण पूरा कमरा मानो धरती पर एक परीलोक में बदल गया है। सिद्धार्थ कुछ देर तक लड़की को देखता रहा और वास्तव में उस पर मोहित हो गया। महिला के जेड जैसे गाल हल्के लाल हो गए और उसने अब सिद्धार्थ की ओर नहीं देखा। यह देखकर श्रीमती लोंग खांसी रोक नहीं सकी और बोली, चेनेर, तुम अभी तक मेंक्यू से नहीं मिली हो। वह तुम्हारी मंगेतर है जो बचपन से ही तुम्हारे लिए तय की गई थी। मंगेतर की बात करते हुए श्रीमती लोंग का चेहरा खुशी से भरा था, लेकिन सिद्धार्थ हैरान था। वास्तव में उसकी शादी ऐसी ही हुई थी और उसे इसकी जानकारी भी नहीं थी। नमस्कार मिस मेंगकी। सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी मां उसे देखकर आंख मार रही थी और फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और थोड़ा झुका। मेंगक्वी के सुंदर चेहरे पर लाली छा गई। वह झुकी, लेकिन उसके चेरी जैसे होंठ बिना कुछ कहे हिल गए। यह देखकर श्रीमती लोंग मुस्कुराई और बोली, मेंगकी, तुम और सिद्धार्थ दोनों युवा लोग हो, तुम लोग बातें करते रहो, मैं बाहर जाकर कुछ खाना बनाती हूँ। ऐसा कहने के बाद श्रीमती लोंग ने सिद्धार्थ को एक उत्साहवर्धक नजर से देखा और फिर चली गईं। कमरे में केवल 2 लोग बचे थे। पहली बार एक परी जैसे व्यक्ति का सामना करते हुए सिद्धार्थ को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। काफी देर तक अपनी बात को रोके रखने के बाद अंततः उन्होंने कहा, कृपया बैठ जाइए। मेंगकी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, सिद्धार्थ की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक जटिल भाव चमक उठा और कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हम किसी दूसरी जगह चल सकते हैं? सिद्धार्थ थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। उन दोनों ने लोंग परिवार को छोड़ दिया और एक सुदूर स्थान पर चले गए। लोंगचेन दंग रह गया। मेंगक्वी ने अपना जेड जैसा हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी छाती के सामने एक सील बना ली। उस सील को देखकर सिद्धार्थ लगभग चिल्ला पड़ा, क्योंकि उसने उस सील की क्षमता को पहचान लिया था, अनुबंध बुलाने की क्षमता, जो केवल जानवरों के मालिकों के पास ही होती थी। भनभनाहट। अचानक अंतरिक्ष में एक कंपन हुआ, जिसने सिद्धार्थ के विचारों की पुष्टि की। शेर के सिर और बाज के शरीर वाला 3 मीटर से अधिक लंबा एक राक्षस उन दोनों के सामने प्रकट हुआ और उनके ऊपर एक राजसी आभा छा गई। हालांकि सिद्धार्थ पहले अभ्यास करने में असमर्थ था, फिर भी वह जादुई जानवर एटलस का बुनियादी सामान्य ज्ञान जानता था। इस जादुई जानवर को शेर ईगल कहा जाता था और यह एक भयानक दूसरे स्तर का जादुई जानवर था। उसके सामने खड़ा शेरबाज स्पष्ट रूप से अभी पूर्ण विकसित वयस्क नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति इतनी महान थी कि एक साधारण रक्त जमावट विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि शेरबाज, जो बेहद क्रूर लग रहा था, मेंगक्यू के सामने असामान्य रूप से विनम्र था और आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेटा हुआ था। मेंगक्यू ने हल्के कदम उठाए और धीरे धीरे शेरबाज की पीठ पर चढ़ गया। उसने सिद्धार्थ से कहा, ऊपर आओ। सिद्धार्थ ने मेंगक्वी की ओर देखा और उसकी आंखों में घबराहट की झलक देखी। सिद्धार्थ एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। यह सिद्धार्थ के लिए पहली बार था जब उसने किसी राक्षस की पीठ पर कदम रखा था और वह थोड़ा घबरा गया। अगर यह चीज पागल हो गई तो लोगों को खा जाएगी। हुश! शेर चील ने अचानक अपने पंख फैलाए और उसका विशाल शरीर दोनों लोगों को सीधे आकाश में ले गया। जिस क्षण शेर चील ने उड़ान भरी, लोंगचेन लगभग बाहर फेंक दिया गया। अचानक एक जेड हाथ ने सिद्धार्थ को सहारा दिया, जिससे सिद्धार्थ की शर्मिंदगी कम हो गई। मेंगक्वी के सुंदर चेहरे पर चिढ़ाने का भाव देखकर सिद्धार्थ शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह हंसना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, सिद्धार्थ मुस्कुराया और एक कमजोर बहाना बनाया। मेंगकी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी, लेकिन अचानक उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सुंदर चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। शेरबाज बहुत तेजी से उड़ा और एक पल में वह शाही राजधानी से बाहर उड़ गया और शहर के बाहर लोकसिया पर्वत पर उतरा। इस समय आकाश अंधेरा होने वाला था और डूबता हुआ सूरज खून की तरह लाल था, जो पूरी शाही राजधानी को रोशन कर रहा था।
यह बहुत सुंदर चित्र था। दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े थे और कोई भी कुछ नहीं बोला। सिद्धार्थ ने शाही राजधानी की ओर देखा और उसकी आंखों में असहायता की झलक दिखाई दी। सिद्धार्थ, मैं। मेंकी ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की, आखिरकार एक गहरी सांस ली और अपने चेरी होठों से कहा, क्या आप सगाई रद्द करने आए हैं? सिद्धार्थ ने मुड़कर नहीं देखा, उसकी आंखें अभी भी शाही राजधानी की ओर देख रही थीं। मेंक्वी का दिल सदमे में था और उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास का भाव उभरा। तुम्हें पता था? मैं अनुमान लगाया। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी नजर हटाई, मेंक्वी के निर्दोष चेहरे को देखा और कहा, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद दो। मेंक्यू थोड़ा उलझन में था। मेरी माँ के सामने इसका जिक्र न करने, उन्हें दुखी न करने और मेरे चेहरे का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। मेंक्वी ने सिद्धार्थ की ओर देखा। पिछले कुछ दिनों में, उसे हाल के वर्षों में सिद्धार्थ की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसने सोचा कि जब सिद्धार्थ को यह खबर मिलेगी तो वह कितना क्रोधित होगा, वह कितना पागल हो जाएगा और यहाँ तक कि वह कैसे शाप देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे आज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम स्वर्ग जाने की प्रतिभा के साथ जन्मी लड़की हो। इतनी कम उम्र में तुम दूसरे स्तर के जादुई जानवर को नियंत्रित कर सकती हो, और मैं अब सिर्फ एक नश्वर हूं। हम दो पूरी तरह से अलग दुनिया से हैं। तुमने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट बहुत गर्मजोशी भरी थी और लोगों को बहुत सहज महसूस कराती थी। लेकिन जब मेंगकी ने वह मुस्कान देखी तो उसका दिल बेवजह दुख गया। उसके सामने बैठे बड़े लड़के ने बहुत सारी विपत्तियों का सामना किया था और वह उसके घायल शरीर पर नमक छिड़कने जा रही थी। क्या यह बहुत क्रूर नहीं था? मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं अपनी माँ को यह शादी रद्द करने के लिए मना लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करने दूंगा। यह कहने के बाद सिद्धार्थ मुड़ा और धीरे से चला गया। डूबते सूरज की आभा उस दुबली तली आकृति पर पड़ रही थी जो पहाड़ी रास्ते पर थोड़ी वीरान लग रही थी। सिद्धार्थ की विदाई की आकृति को देखकर मेंक्वी की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए और वह अपने चेरी जैसे होठों को अपने जेड हाथों से ढकने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या मेरा ऐसा करना सही है या गलत? एक छोटी लड़की धीरे धीरे मेंक्यू के पीछे से आई और उसे धीरे से दिलासा देते हुए कहा, बहन, अब जब सब कुछ कह दिया गया है तो चलो इसे एक बार और हमेशा के लिए हल कर लेते हैं। लेकिन यह सिद्धार्थ वास्तव में थोड़ा दयनीय है। दोनों लड़कियां सिद्धार्थ के शरीर को तब तक देखती रहीं जब तक वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। पहाड़ से नीचे आने के बाद सिद्धार्थ और अधिक उदास हो गया। जब उसने पहली बार मेंगकी को देखा तो उसके प्रति उसके मन में गहरी प्रशंसा उत्पन्न हो गई। मेंक्वी का अलौकिक आचरण स्वर्ग से आई किसी परी जैसा है। यह अजीब बात होगी कि लोंगचेन जैसे एक साधारण मनुष्य को प्रलोभन न हो, लेकिन जैसे ही मेरी प्रशंसा जागृत हुई, इससे पहले कि मैं उसे व्यक्त कर पाता, मुझ पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई। किसी को भी यह अच्छा नहीं लगा। सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी और वह अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। जब मेंक्यू ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और शेरबाज को बुलाया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण बाद में बातचीत शुरू हुई। मैंने प्यार में पड़ने से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। सिद्धार्थ बहुत दुखी महसूस कर रहा था और पागलों की तरह चीखना चाहता था। इतनी पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करने के बाद भी वह कभी नहीं रोया था, लेकिन इस बार उसे सचमुच रोने की इच्छा हुई। वह महसूस कर सकता था कि मेंगकी एक दयालु महिला थी, अन्यथा उसकी भावनाओं पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और वह सबसे सीधे तरीके से सगाई रद्द कर सकता था। सिद्धार्थ सगाई रद्द नहीं करना चाहता था, लेकिन वह क्या कर सकता था? रोना, चिल्लाना, आंसू और नाक से पानी बहाते हुए मदद की भीख मांगना। खैर, अगर इसे सचमुच बचाया जा सकता है तो सिद्धार्थ को एक बार बेशर्म होने में कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य बात यह है कि यदि वह ऐसा करता भी है तो भी यह निरर्थक होगा। बेहतर होगा कि शांतिपूर्वक अलग हो जाएं। हालांकि वह असहज महसूस कर रहा था, फिर भी सिद्धार्थ ने इसे सहन किया। जब वह घर लौटा तो अंधेरा हो चुका था। जैसे ही सिद्धार्थ वापस आया, उसकी मां ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। उससे पूछा कि उन्होंने क्या बात की थी, क्या प्रगति हुई थी और क्या कोई अंतरंग क्रिया हुई थी। असहाय महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने आखिरकार कुछ देर के लिए इस स्थिति से निपटने में कामयाबी हासिल की और फिर पूछा, मां, मेंकी और मेरी सगाई कैसे हुई? आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जब श्रीमती लॉन्ग ने सिद्धार्थ का सवाल सुना तो उनकी आंखों में दर्द की झलक दिखाई दी,
लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे छुपा लिया। उसने सिद्धार्थ को बताया कि अतीत में दोनों परिवार बहुत करीब थे और सिद्धार्थ के पिता और मेंक्वी के पिता जीवन मरण के घनिष्ठ मित्र थे। बाद में वे बहनें बन गईं और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि उनके द्वारा जन्मा बच्चा लड़का हुआ तो वे भाई होंगी, यदि लड़की हुई तो बहनें होंगी, तथा यदि लड़का और लड़की हुए तो वे पति पत्नी होंगी। सिद्धार्थ ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया। आप लोग ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जब बात मेरी आती है तो आप दुखी हो जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मेंगकी और मैं एक दूसरे के लिए अच्छे जोड़ीदार नहीं हैं। सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचा, फिर अंततः दांत पीसते हुए कहा। क्या? श्रीमती लॉन के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने अविश्वास से सिद्धार्थ की ओर देखा। ठीक है माँ, उत्साहित मत होइए। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मेंगकी और मैं एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आखिरकार, सिद्धार्थ ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। बेवकूफ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेंगक्यू एक परी है जो मानव में बदल गई है। वह तुम्हारे लिए अनुपयुक्त कैसे हो सकती है? श्रीमती लांग बहुत क्रोधित हुई और खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। माँ, मेरी बात सुनो। प्यार आपसी सहमति से होता है। यह तभी सार्थक है जब आप हमारी सहमति के बिना शादी तय करें। क्या यह थोड़ा ज्यादा मनमाना नहीं है? लांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सच में मुझे बहुत गुस्सा दिलाओगे। मैडम लॉन्ग ने सिद्धार्थ की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वह इतनी क्रोधित हो गईं कि फूट फूट कर रोने लगीं। सिद्धार्थ शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह सच नहीं बता सकता था, इसलिए वह केवल वहीं खड़ा रह सका। श्रीमती लांग रोती रहीं और अचानक पूछा, चेनेर, अपनी माँ को सच बताओ, क्या मेंगक्यू ने अपना मन बदल लिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेंगक्यू एक अच्छी लड़की है। बस मुझे लगता है कि यह बहुत अचानक हुआ और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा। कुछ मत बोलो बच्चे, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे लिए दुख है। श्रीमती लांग मूर्ख नहीं थीं। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि सिद्धार्थ का स्वभाव कैसा था। थोड़ा सोचने के बाद उसे पता चला कि यह इतना आसान नहीं था और उसने सिद्धार्थ को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोई। माँ, यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचती हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह अभी उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि यह भविष्य में उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी योजना पहले शादी रद्द करने की है और फिर आपका बेटा अपनी योग्यता से उसे फिर से अपना लेगा और उसे आपकी बहू बने रहने देगा। क्या इससे सभी खुश नहीं होंगे? लांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं है। मेंगक्यू एक परी की तरह सुंदर है और अनगिनत लोग उसके पीछे पड़े हैं। एक बार शादी का प्रमाण पत्र खत्म हो जाने के बाद आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं? मिसेज लॉन्ग ने आह भरी और आगे कहा, तुम सही कह रही हो, इस तरह की बात जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्योंकि यह तुम्हारी शादी है, तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम खुद ही इसका फैसला कर सकती हो। माँ, आपका शुक्रिया, सिद्धार्थ ने अंततः राहत की सांस ली। श्रीमती लॉन्ग ने बिस्तर के नीचे से एक प्राचीन लकड़ी का बक्सा निकाला, उसमें से कागज का एक पतला टुकड़ा निकाला, उसे सिद्धार्थ को सौंप दिया और कहा, यह तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र है। यदि तुम सगाई रद्द करना चाहते हो तो बस विवाह प्रमाण पत्र को नष्ट कर दो। सिद्धार्थ ने कागज का पतला टुकड़ा लिया और उसका दिल ऐसे मिश्रित हो गया मानो मिश्रित भावनाओं की एक बोतल पलट दी गई हो। वह अपनी खूबसूरत पत्नी को ऐसे ही खोना नहीं चाहता था। लोकसिया पर्वत पर अभी सूरज उग रहा था। जब मेंगकी ने सिद्धार्थ द्वारा सौंपे गए विवाह प्रमाण पत्र को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में अनिच्छा की झलक दिखाई दी। उसने अपना जेड हाथ बार बार आगे बढ़ाया, लेकिन कागज का वह पतला टुकड़ा कभी नहीं लिया। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराकर धीरे से हाथ बढ़ाकर मेंगकी का जेड जैसा हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में विवाह प्रमाण पत्र रख दिया। जब उसने बर्फ जैसे सफेद हाथों को छुआ तो सिद्धार्थ अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका और खुद को शांत करने में उसे काफी प्रयास करना पड़ा। ले लो, तुम एक दयालु लड़की हो। भले ही हालात यहाँ तक पहुँच गए हों, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, सिद्धार्थ ने मेंगकी के बेदाग जेड चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा। उसका एक हाथ लोंग चेन ने पकड़ लिया। मेंगक्वी का नाजुक शरीर कांप उठा। वह सहज ही अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। सिद्धार्थ के शब्दों से मेंगक्वी का दिल दुख गया। उसकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। वह रुंधी हुई सी बोली, सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो। तुम वाकई एक दयालु लड़की हो। लोहा गर्म है तो वार करने का समय आ गया है। सिद्धार्थ खुश था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी कोमल थी।
एक बड़े भाई की तरह उसने हाथ बढ़ाया और मिंगक्वी की आंखों के कोनों से आंसू धीरे से पोंछ दिए। मुझे अपने आप को उस आदर्श चेहरे के प्रति आसक्त होने से रोकने के लिए बहुत आत्मनियंत्रण की आवश्यकता पड़ी। मिंगक्यू का आकर्षण सचमुच अद्भुत था। यदि सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं होती तो उसकी सांसें तेज होती और उसका दिल बिजली की तरह धड़कता, लेकिन उसे इस समय कड़ी मेहनत जारी रखने की जरूरत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिंगकी, यह मामला तुम्हारा दोष नहीं है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो मेरे पिता और अपने पिता को दोष दो। उनके बीच वाकई अच्छे संबंध हैं। वे शादी कर सकते हैं। उन्हें हमें मजबूर क्यों करना है? मिंगकी, जो पहले तो सिसकियों से घुट रही थी, अचानक सिद्धार्थ के विद्रोही शब्दों को सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी खूबसूरत आंखें मुस्कुरा रही थीं, जैसे बारिश में नाशपाती के फूल, जैसे वसंत का स्वागत करने वाली जेड़। उस इतनी खूबसूरत की सिद्धार्थ मदद नहीं कर सका और बोल पड़ा, मिंगकी, तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन ऐसा कहने के तुरंत बाद उसे पछतावा हुआ। धिक्कार है, वह अभी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और भेड़िया नायक का असली स्वभाव उजागर हो गया। सिद्धार्थ इतना क्रोधित था कि वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। सौभाग्य से मिंगकी सिद्धार्थ की प्रशंसा सुनकर नाराज नहीं हुई। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, उसकी सुंदर आंखें हिल रही थीं और उसकी शर्मीली निगाहें एक अलग ही प्रकार की सुंदरता थीं। मर गया सिद्धार्थ, ओह सिद्धार्थ, अगर तुम ऐसी सुंदरता से चूक गए तो तुम्हारे जीने का क्या मतलब है? यह सही है, हमें हर संभव साधन का उपयोग करना चाहिए, खतरे से नहीं डरना चाहिए और बेशर्म नहीं होना चाहिए। हम जितने साहसी होंगे, भूमि उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और मिंगक्यू का हाथ छोड़ दिया, लेकिन शादी का प्रमाण पत्र मिंगक्यू के हाथ में ही रहा। वास्तव में आपकी वर्तमान स्थिति के साथ आपको मेरी भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस दिखावा करें कि मैं मौजूद ही नहीं हूं। हम दो पूरी तरह से अलग दुनिया से हैं। लेकिन आप फिर भी आए। मुझे पता है कि आप नहीं चाहते कि मैं भ्रम में रहूं और आप नहीं चाहते कि मैं अंतिम प्रतीक्षा में क्रूर परिणाम का सामना करूं। आपके ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। इसके विपरीत मैं आपका बहुत आभारी हूं। सिद्धार्थ ने मिंगक्वी को देखा और सिर हिलाया। सिद्धार्थ, क्या तुम मेरे दिल में अपराध बोध को कम करने के लिए ऐसा कह रहे हो? मिंगकी ने उसके हाथ में विवाह प्रमाण पत्र देखा और थोड़ी कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन आज से मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह क्या है? मिंगक्यू ने पूछा। आज से मैं कड़ी मेहनत करूंगा। जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। अब जबकि विवाह प्रमाण पत्र अमान्य हो गया है, यह मुझे फिर से तुम्हारा पीछा करने से नहीं रोकेगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि वह मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं और उनके दृढ़ चेहरे के भाव के कारण उनके दृढ़ निश्चय पर संदेह करना असंभव था। मिंगक्वी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतनी निर्भीकता से अपने सामने अपनी गलती स्वीकार करते देखा था, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जो उससे बहुत आहत था। एक पल के लिए मिंगक्वी उलझन में पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, मना कर दे या स्वीकार कर ले। तुम्हें दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ मेरी इच्छा है। तुम जैसा दयालु व्यक्ति मेरे योग्य है सिद्धार्थ। मैं तुम्हारी रक्षा अपनी जान देकर भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा पीछा करने से पहले मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और एक सच्चा मजबूत आदमी बनना होगा। तभी मैं तुम्हारी रक्षा करने की योग्यता हासिल कर पाऊंगा। इस योग्यता के लिए मैं सख्त अभ्यास करूंगा, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं, मैं इसे करूंगा, सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा। मिंगक्वी का सुंदर चेहरा समय समय पर लाल हो जाता था। यद्यपि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी, लेकिन संप्रदाय में शामिल होने के बाद सब कुछ बदल गया। यह पहली बार था कि किसी ने इतनी निर्भीकता और सीधे तौर पर उसके सामने अपनी बात कहने का साहस किया। सिद्धार्थ की दृढ़ निश्चयी आंखों को देखकर वह घबरा गई और काफी देर तक अवाक रही। आशा है। मिंगक्वी की असहाय अभिव्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन प्रसन्न हुआ। कम से कम मिंगकी ने उसके प्रति कोई घृणा या द्वेष नहीं दिखाया। यह पहले से ही एक छोटा कदम था। उसे और अधिक मेहनत करनी पड़ी और तब तक भावुक बने रहना पड़ा जब तक कि वह प्रभावित न हो जाए। जैसे ही लोंग चेन लोहा गर्म होने पर प्रहार करना जारी रखने वाला था, एक भयानक आभा अचानक उठी और भयंकर आभा ने लोगों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। मिंगक्वी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने पीछे आ रहे सिद्धार्थ को रोक दिया। उसने अपना जेड हाथ थोड़ा सा हिलाया
और जैसे ही वह कार्रवाई करने वाली थी, उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद अपना जेड हाथ वापस ले लिया। मैंने देखा कि एक विशाल ततैया मेरे सामने आ गई। यह लगभग 5 मीटर लंबा था, जिसके पूरे शरीर पर एक उभरती हुई आभा और रंग बिरंगे पैटर्न थे, जिसे देखकर लोगों के सिर की त्वचा सुन्न हो जाती थी। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह एक दूसरे स्तर का जादुई जानवर था, और दूसरे स्तर के जादुई जानवरों में यह एक बहुत ही हिंसक क्रोधित रक्त मधुमक्खी थी। यहाँ तक कि तीसरे स्तर का जादुई जानवर भी शायद ही कभी इसे उकसाएगा, क्योंकि भले ही यह तीसरे स्तर का जादुई जानवर हो, एक बार जब इसकी पूंछ का डंक इसे छेद देता है तो यह मरता नहीं तो जिंदा ही इसकी खाल खींच लेता है। लेकिन एक संक्षिप्त झटके के बाद सिद्धार्थ ने अपने सामने खड़ी सुंदर आकृति को देखा और भावुक हुए बिना नहीं रह सका। यदि तुम एक बार मेरे सामने खड़ी हो सकती हो तो मैं जीवन भर तुम्हारे सामने खड़ा रह सकता हूँ। पुकारना। विशाल क्रोधित रक्त मधुमक्खी जमीन पर गिर पड़ी, और जब भयावह दहाड़ गायब हो गई तो एक आदमी क्रोधित रक्त मधुमक्खी की पीठ से कूद गया। वह 20 वर्ष की आयु का लग रहा था, लंबा कद और सामान्य आकृतियां थीं। वह बहुत ही नेक व्यक्ति प्रतीत होते थे, लेकिन उनकी भौहों के बीच छिपा हुआ अहंकार उनकी पूरी छवि को बिगाड़ देता था। जैसे ही वह आदमी सामने आया, उसने मेंगकी को प्रशंसा भरी नजरों से देखा, जिसे उसकी आंखों में छिपाना मुश्किल था। छोटी बहन, आप इतने लंबे समय से वापस नहीं आई। मास्टर बहुत दुखी हैं और उन्होंने मुझे आपको खोजने के लिए कहा है, आदमी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो वह मदद नहीं कर सका और बोला, यह व्यक्ति कौन है? क्या यह हो सकता है? अपने शब्दों के अंत में उस आदमी की आंखों में ठंडक का एक भाव उभरा, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। बकवास मत करो, मैं बस इस युवक से कुछ पूछ रहा हूँ। मेंगकी स्पष्ट रूप से झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी, और उसकी खूबसूरत आंखों में घबराहट की झलक दिख रही थी। वह पलटी और सिद्धार्थ से बोली, धन्यवाद सर। ऐसा कहने के बाद उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। उस नजर में बहुत सारी बातें छिपी थीं। इससे पहले कि सिद्धार्थ इसे ध्यान से समझ पाता, मेंगक्वी ने पहले ही अपने वाहन को बुला लिया और उड़ गई। उस आदमी ने सिद्धार्थ की ओर देखा, ठंडी सांस ली और अपनी उंगली से इशारा किया। एक पारदर्शी तीर उसके सामने से उड़कर सीधा सिद्धार्थ के चेहरे की ओर बढ़ा। सिद्धार्थ अभी मेंगक्वी की नजर का मतलब याद कर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी अचानक उस पर इतनी बेरहमी से हमला करेगा। उसके लिए चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। यह आत्मा की शक्ति से निकला एक तीर था, अदृश्य किंतु मूर्त। यदि कोई साधारण व्यक्ति उस बाण से घायल हो जाए तो उसकी आत्मा तुरंत कुचल जाएगी और वह मूर्ख बन जाएगा। सिद्धार्थ हैरान रह गया। अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय कर लिया। यद्यपि उसकी आत्मिक शक्ति प्रबल थी, परंतु उसने कभी आत्मिक तकनीकों का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए प्रतिरोध करने की संभावना बहुत कम थी। धमाका! अचानक एक और तीर हवा में से प्रकट हुआ और उस आदमी के वार पर लगा, जिससे जोरदार धमाका हुआ। बल के कारण सिद्धार्थ को 4 या 5 कदम पीछे धकेल दिया गया। भाई क्यूई, अगर हमारे मालिक को पता चला कि आपने इस तरह एक नश्वर पर हमला किया है तो यह अच्छा नहीं होगा। एक समय एक युवा लड़की उन दोनों के पास आई और भाई क्यू नामक व्यक्ति से उदासीनता से बात करने लगी। क्यूई उपनाम वाले व्यक्ति के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, छोटी बहन, आपने गलत समझा। मैं तो बस उसका परीक्षण कर रहा था। मैं उसे वास्तव में कैसे चोट पहुंचा सकता था। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति बदसूरत लग रही थी। अपनी आत्मिक शक्ति के बावजूद वह यह कैसे नहीं देख पाया कि वह कमीना उसे स्पष्ट रूप से मूर्ख बनाना चाहता था। सिद्धार्थ क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका, खासकर जिस तरह से इस कमीने ने मेंगक्वी को देखा, जिसने सिद्धार्थ को क्रोधित कर दिया। अब वह वास्तव में उसे मारना चाहता था, जिससे सिद्धार्थ गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। सर, यह हमारे फेंगहुन मंडप का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य है, जिसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है। आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। लड़की की बात खत्म होने के बाद उसने जानबूझकर सिद्धार्थ की ओर आंख मारी। लोंगचेन दंग रह गया। क्या वह मुझे कोई विशेष याद दिला रही थी? भाई क्यू, चलो, लड़की ने भाई क्यू से कहा, लेकिन उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह भाई क्यू के साथ जाना चाहती थी। वरिष्ठ भाई क्यू ने सिद्धार्थ की ओर देखा, मंद मुस्कुराए और क्रोधित रक्त मधुमक्खी पर कूद पड़े। दोनों के चले जाने के बाद सिद्धार्थ गुस्से में गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। भाड़ में जाओ भाई क्यूई, मैं इस शिकायत को याद रखूंगा। गुस्से के बाद सिद्धार्थ शांत हो गया। चाहे कुछ भी हो, आज भी उसे कुछ न कुछ हासिल हुआ। हालांकि सगाई रद्द हो गई,
लेकिन कम से कम उसने मेंकी पर अच्छी छाप छोड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने पाया कि जब मेंक्यू चली गई तो उसने विवाह प्रमाण पत्र को सावधानी से रखा और उसे तुरंत नष्ट नहीं किया, जिससे उसे अधिक उम्मीद मिली। लेकिन साथ ही एक बड़ा संकट भी था। मेंक्यू जैसी उत्कृष्ट महिला के सामने कितने लोग उसके आकर्षण का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा उसके आसपास क्यू शिक्सियोंग नाम के आदमी का होना वास्तव में खतरनाक है। क्या होगा अगर भाई क्यूईशी के अलावा भाई न्यूशी और भाई गौशी भी हों? नहीं, मुझे अपनी खेती में शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है। यद्यपि अब हम अल्केमिस्ट गिल्ड से जुड़ चुके हैं, लेकिन अल्केमिस्ट गिल्ड एक तटस्थ शक्ति है और किसी भी संघर्ष में भाग नहीं लेती है। हमें हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। उस दिन अपनी मृत्यु से पहले ली हाओ के शब्द लोंग चेन के लिए एक चेतावनी की तरह थे। यदि दूसरे पक्ष ने अपने पिता को नियंत्रित करने के लिए केवल उसकी मां और बेटे का उपयोग किया हो। मेरे पिता ने अब तक कई बार शाही सम्मान को अस्वीकार कर दिया है। मुझे डर है कि वह पहले ही कुछ समझ चुका है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लांग चेन और उसकी मां उतने ही कम उपयोगी होते जाएंगे तथा उतने ही अधिक खतरनाक होते जाएंगे। घर लौटने के बाद सिद्धार्थ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी को भी उसे परेशान न करने के लिए कहा और अंतरिक्ष रिंग से एक एक करके जड़ी बूटियां निकाली। पिछली बार अल्केमिस्ट गिल्ड में युनक्यू ने जो कांस्य तिपाई उसे दी थी, उससे सिद्धार्थ को बहुत मदद मिली थी। कीमियाग्रो के लिए आवश्यक उपकरणों में से एक के रूप में तिपाई में बहुत सारा ज्ञान समाहित होता है। सिद्धार्थ के पास जो कढ़ाई थी वह कचरे के बीच रखी एक लड़ाकू कढ़ाई थी। गोलियों को परिष्कृत करते समय न केवल इसकी ऊष्मा चालकता खराब थी, बल्कि इसने सिद्धार्थ की गोलियों की आग को भी बहुत अधिक मात्रा में भस्म कर दिया। इसके अलावा गुणवत्ता और भी खराब है। यह अमृत को परिष्कृत करते समय स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करने में असमर्थ है। अशुद्धियां भट्टी में प्रवेश कर जाती हैं, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह आश्चर्यजनक बात होगी यदि ऐसी भट्टी से अच्छा अमृत तैयार हो सके। इसके अलावा जब कीमिया भट्टी डाली गई थी तो शिल्प कौशल की आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं और लोंग चेन की मूल दवा की कड़ाही स्पष्ट रूप से एक साधारण शिल्पकार द्वारा बनाई गई थी। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। एक अच्छी औषधि की कढ़ाई की कीमत कम से कम सैकड़ों हजारों स्वर्ण मुद्राओं या यहां तक कि लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होगी। सिद्धार्थ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। युनक्वी ने सिद्धार्थ को जो कड़ाही दी थी वह प्रथम श्रेणी की औषधि की कड़ाही थी, जो आमतौर पर केवल कीमियाग्रों को ही कीमिया प्रशिक्षु स्तर पर उपलब्ध होती थी। इस औषधि कड़ाही के साथ सिद्धार्थ ने अपने हथियार को उन्नत कर लिया है। इस बिल्कुल नई दवा की कढ़ाई को देखते हुए सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अब गति बढ़ाने का समय आ गया है, नहीं तो मेरी पत्नी उड़ जाएगी।